हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं। वेलकम टू एडपॉल। और आज का इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे रिसर्च मेथडोलॉजी की प्लेलिस्ट में, बेसिक से एकदम। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो हम एमए के अंदर ये टॉपिक रहता है। टॉपिक क्या रहता है, पूरी की पूरा एक पेपर रहता है ये, तो उससे हेल्प मिलेगी आपको। हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के अंदर, समझते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस इज ऑफन कॉल्ड एन एजुकेटेड गैस। ये हाइपोथेसिस क्या होती है, देखिए। एक ना ये एजुकेटेड गैस इसे नॉर्मली लोग कह देते हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड लॉजिक, लेकिन जब हम साइंस और लॉजिक के वर्ल्ड में जाते हैं, लॉजिक यानी रीजन, तर्क, और साइंस विज्ञान की बात करते हैं, तब वहाँ हम इट इज़ मच मोर देन दैट। ये सिर्फ एक गैस नहीं होता, एक एजुकेटेड गैस नहीं कहलाएगा वहाँ पर, क्योंकि साइंस में गैस जैसा कुछ रहता ही नहीं है। वो लॉजिक पे बात करते हैं वो हमेशा। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन। वो लोग मानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट टेस्टेबल प्रेडिक्शन है, एक ऐसी प्रेडिक्शन जिसे हम टेस्ट करेंगे, जिस पे हम क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे उस प्रेडिक्शन को। अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, नॉर्मली याद रखेंगे हम दो वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, बस ये दोनों याद रखने हैं। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, आईवी एंड डीवी के बीच का रिलेशन देखना, ये होता है हाइपोथेसिस। क्या रिलेशन है कुछ या कोई रिलेशन नहीं है, ये देखना कि इनके अंदर कोई रिलेशनशिप है या नहीं। टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को देखना ही हाइपोथेसिस है। इट सर्व्स द फाउंडेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। हमेशा हाइपोथेसिस ने क्या किया है, सर्व किया है, एक नींव रखी है, फाउंडेशन बनाया है। इस फाउंडेशन के ऊपर कौन सी बिल्डिंग खड़ी है, साइंटिफिक मेथड की बिल्डिंग खड़ी है। मतलब साइंटिफिक मेथड बिना हाइपोथेसिस के, टेस्टिंग के कुछ नहीं है। तो इट सर्व्स द फाउंडेशन। हाइपोथेसिस अपने आप को एक फाउंडेशन के तौर पर रखती है साइंटिफिक मेथड के लिए, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन। और ये एक ब्रिज का काम करती है। ब्रिज मतलब होता है कि हाइपोथेसिस इज अ ब्रिज बिटवीन, किसका किसके बीच में ब्रिज है। सबसे पहले थ्योरेटिकल आइडियाज़, वो आइडियाज़ जो कि बहुत थ्योरी रिलेटेड आइडियाज़ है आपके, ओके। थ्योरेटिकल आइडियाज़ और रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसके बीच का जो ये ब्रिज है ना, वो हाइपोथेसिस है। वो क्या है, हाइपोथेसिस है, ओके। रियल वर्ल्ड में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और थ्योरी में जो लिखा हुआ है, उनके बीच क्या वो सत्य है, ये सब टेस्ट करना हाइपोथेसिस का काम है। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। ये नाम याद रखना है, हाइपोथेसिस। इट एज एट इट्स कोर, जब हम एकदम डीप में हाइपोथेसिस पढ़ते हैं ना, कोर में जाके इसके, तब हमें पता चलता है हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये एक टेंटेटिव, टेम्पररी टेंटेटिव एक एक्सप्लेनेशन होती है फॉर अ फेनोमेना। कोई भी फेनोमेना को एक्सप्लेन करना एक टेंटेटिव, कुछ समय के लिए जब तक हम उसे टेस्ट करते हैं तब तक के एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इट इज़ नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है एकदम जो हो गया प्रूफ एकदम फाइनल, नहीं। नॉर इट्स अ थ्योरी, और कोई ये थ्योरी भी नहीं है, कोई फैक्ट भी नहीं है, कोई थ्योरी भी नहीं है। ना तो हाइपोथेसिस कोई फैक्ट है, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, नॉर इट्स अ थ्योरी, और ये एक थ्योरी भी नहीं है। विच इट्स वेल सब्सटेंट एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय बॉडी ऑफ एविडेंस। थ्योरी क्या होती है, जिसको भाई कोई एविडेंस जो है एकदम, थ्योरी वही तो होती है। कोई भी थ्योरी क्या होती है, जो एकदम टेस्टेबल होती है, जिसको हम फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट लेके, कोई भी एविडेंस लेके उस थ्योरी को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो वही वैसा नहीं है, हाइपोथेसिस इज नॉट अ थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, हाइपोथेसिस कोई थ्योरी नहीं है। इंस्टेड, लेकिन क्या है ये, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। हाइपोथेसिस क्या है, एक शुरुआती पॉइंट है, जहाँ से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन, आप अपनी खोज शुरू करते हैं। तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। हाइपोथेसिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहाँ से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को, खोज को शुरू करते हैं। तो ये ना तो एक फैक्ट है और ना ही ये एक थ्योरी है, ओके। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हाइपोथेसिस के, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस के, मतलब बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस क्या होती है, उसके कुछ विशेषताएं देखते हैं। टू बी साइंटिफिकली वैलिड, अ हाइपोथेसिस मस्ट मीट सेवरल क्राइटेरिया। अगर किसी हाइपोथेसिस को
साइंटिफिकली वैलिड होना है, यानी साइंस के तराजू पर खरा उतरना है, तब हम कहेंगे इसके कुछ क्राइटेरिया इसको मीट करने पड़ेंगे, देन वी कैन से दैट जो हमारी हाइपोथेसिस है ये साइंटिफिकली वैलिड है, यानी वैज्ञानिक तरीके से ये एकदम चेक, ग्रीन चेक मिल चुका है इसको। ओके, तो हाइपोथेसिस को कैसा होना है, साइंटिफिकली वैलिड होना है। उसके लिए इस कुछ क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट बना दिया है, उसको आप टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बोलोगे आप? क्या कोई आपने साइंटिफिक चीज़ की है? साइंस क्या बोलता है? वो चीज़ जो हमेशा टेस्ट हो जाए। साइंस वही तो है। साइंस क्या है? साइंस को आप टेस्ट कर लो, इस कोने से बैठ के उस कोने में टेस्ट कर लो, साइंस तो यही है। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट ही नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो कोई काम की नहीं है। तो टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। आप ऐसा कोई डिज़ाइन बनाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाएंगे अपना, और आप बना सकें कोई डिज़ाइन या टेस्ट कर सकें, एक्सपेरिमेंट बना सकें, ऑब्जर्व कर सकें उसको, टू सी, और देखने के लिए कि हाइपोथेसिस में ट्रूनेस है कि नहीं है, कि इफ़ हाइपोथेसिस नॉट फॉलो द ट्रू, नॉट होल्ड्स द ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू ही नहीं है, मतलब सत्य नहीं है उसके अंदर, हाइपोथेसिस में आप टेस्ट कर रहे हैं और पता चल रहा है कुछ नहीं है, तो ठीक है, उसमें टेस्टेबिलिटी फिर वो गलत है, उसका रिलेशन ही नहीं है, को रिलेशन नहीं बैठ रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच, है ना। तो इफ़ इट कैन नॉट बी टेस्टेड, अगर आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, कर सकते, अगर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते, इट इज़ अ फिलॉसफी और अ बिलीफ, तो वो क्या है? वो आपकी एक धारणा है। क्योंकि हमेशा थ्योरी जो होती है वो टेस्ट की जा सकती है, और जो बिलीफ, धारणा, वो आपकी पर्टिकुलर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसको आप टेस्ट करें, वो आपका एक फिर सब्जेक्टिव ओपिनियन आ जाता है, सब्जेक्टिव ओपिनियन आ जाता है वो आपका, जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, फिलॉसफी बन जाती है वो, फिर एक दर्शन बन जाता है जो आप मानते हो, नॉट अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। फिर अगर वो टेस्टेबल नहीं है, तो देन यू कैन नॉट से दैट योर हाइपोथेसिस इज साइंटिफिक। वेरी इजी। तो क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? टेस्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है फॉल्सिफाइबिलिटी। फॉल्सिफाइबिलिटी क्या है? देयर मस्ट बी अ पॉसिबल आउटकम दैट कुड प्रूव द हाइपोथेसिस रॉन्ग। कि भाई ऐसे पॉसिबल आउटकम आने चाहिए जिससे आप अपनी हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ कर सको। मस्ट बी अ पॉसिबल आउटकम। आपका आउटकम ऐसा निकलना चाहिए जिससे आप अपनी हाइपोथेसिस को जो है गलत प्रूफ कर सको। फॉल्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग यूजली एक्सप्लेन्स नथिंग। जो स्टेटमेंट हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। इसीलिए कुछ गलत प्रूफ भी होना ज़रूरी है। कोई चीज़ हमेशा सही हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है कहने का मतलब हर बार ही वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है हर चीज़ को, इसका मतलब यूजुअली वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। फॉल्सिफाइबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तभी हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एकदम सही हो जाती है। वो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके अंदर डीप नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम बेसिक्स में, बहुत बेसिक्स में हम कवर कर रहे हैं हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी को। डीप पढ़ने से समझ में नहीं आती है ये चीज़ें। शुरुआत हमेशा एकदम स्टेप वाइज करनी चाहिए। हम आगे के वीडियोस में बहुत डीप जाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से समझ रहे हैं, सिर्फ हम टर्म समझ रहे हैं अभी। ओके, नाउ अब आता है क्लैरिटी एंड एकदम प्रिसाइसनेस जो होती है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी हाइपोथेसिस के अंदर। जैसे कि इट शुड डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग स्टडीड। तो आपकी हाइपोथेसिस बतानी चाहिए, आपकी हाइपोथेसिस में ये झलकना चाहिए कि आप किस बारे में, किस चीज़ की स्टडी करने वाले हो। इट शुड डिफाइन होना चाहिए उस हाइपोथेसिस को देख के कि हाँ आप इस चीज़ पे स्टडी कर रहे हो। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ना कि आपको ये कहना है प्लांट्स ग्रो बेटर विद लाइट। ये नहीं कहना है कि प्लांट्स जो है, बस सीधा ये कह दिया इसमें तो कि प्लांट्स ग्रो बेटर विद लाइट। अ प्रिसाइज हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस वही है जो ये कहती है इंक्रीजिंग डेली सनलाइट एक्सपोजर फ्रॉम 4 to 8 hours विल इंक्रीज द हाइट ऑफ द
टमेटो प्लांट्स बाई एटलीस्ट 20%। इसमें एकदम प्रिसाइज चीज़ कही गई है एकदम, कि भाई 4 से 8 घंटे की सनलाइट मिलेगी ना, तब जाके जो आपका कोई प्लांट है उसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, बाई एटलीस्ट 20% बढ़ती रहेगी। तो ये कितनी इस एकदम परफेक्ट डेली की बात की गई है, हर चीज़ को एकदम प्रिसाइजली इसमें कहा गया है। ये आपकी प्रिसाइज हाइपोथेसिस करेगी ऐसा काम। और नॉर्मली कह दिया भाई प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं लाइट से, ये क्या है, ये कोई सेंस है क्या, इसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि भाई क्या कौन से प्लांट क्या हैं कैसे करते हैं। ये प्रिसाइज हाइपोथेसिस ने एकदम क्लियरली बताया है। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रिडिक्टिव नेचर होना चाहिए। प्रिडिक्टिव नेचर क्या होता है, इट यूजुअली फॉलोज इफ देन फॉर्मेट। मतलब हाइपोथेसिस हमेशा प्रिडिक्टिव होनी चाहिए कि ऐसा हाँ हो सकता है, अगर होगा तो क्या होगा, यदि इस तरह की इफ देन, तो ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ ऑफ द वाटर, पानी के टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाता हूँ, देन द शुगर विल डिजॉल्व फास्टर। आपने एक सॉसपेन में या एक पैन के अंदर आपने चीनी डाली, पानी डाला, बहुत सारी चीनी डाली, पानी डाला। अब जो फ्लेम है आपने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी, तो आपको पता है जैसे ही आप पानी की जो मतलब आग को बढ़ाओगे तो पानी जल्दी से इवापोरेट होगा, और मतलब स्टीम बनेगी और आपकी शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगी, चीनी घुल जाएगी ना, जितना जल्दी होगा उतना। तो वही कि इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर देन द शुगर विल डिज़ोल्व फास्टर, तब जो है मेरी जो चीनी है वो जल्दी उसमें घुलेगी। तो ये है एक इफ़ का यूज़ किया गया है इसमें, इफ़ देन जैसे स्टेटमेंट फॉर्मेट को यूज़ करना, ये होता है प्रेडिक्टिव नेचर का। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में। कितनी तरह की होती है हाइपोथेसिस? नॉर्मल जो फॉर्मल रिसर्च होती है, फॉर्मल तरीके की रिसर्च, 2 ही तरीके की हाइपोथेसिस के टाइप्स पढ़ते हैं हम, साथ में पढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑफन वर्क विथ 2 हाइपोथेसिस साइमल्टेनियसली। 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है उसको HO से डिनोट करते हैं, याद रखना है HO, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको H1 से या फिर HA से हम डिनोट करते हैं, या तो HA या H1। ये दोनों साइन किसके हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल, सिर्फ नाम याद अभी करेंगे आप, एक होती है ऑल्टरनेटिव। तो ये 2 तरह की हाइपोथेसिस आपके सामने हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं ये क्या है। नल हाइपोथेसिस कहती है दिस अज्यूम्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हमने कितने वेरिएबल्स की बात की थी? वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात कर रहे थे ओके 2 वेरिएबल्स की, एक है IV एंड एक है DV। ये है डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट। हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसको हम हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कि हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेट करते हैं तो इसका इफेक्ट डिपेंड वेरिएबल में क्या पड़ता है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। डिपेंड नाम है, इसका मतलब D मीन्स ये किसी के ऊपर तो निर्भर है। ये किसके ऊपर निर्भर है? इसके ऊपर। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट। जो इंसान इंडिपेंडेंट होता है उसको वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। इससे याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिलाई ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो DV को हमें ऑब्जर्व करना है, ये याद रखेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं और DV के ऊपर उसका प्रभाव देखते रहते हैं। इसका प्रभाव क्यों चेंज होता है? क्योंकि भाई ये तो इस पर निर्भर है, इसमें कुछ चेंज होगा तो डेफिनेटली इस पर फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो नल हाइपोथेसिस है ये अज्यूम्स करती है देयर इज नो इफेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब 2 तरह के वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, IV एंड DV। तो ये कहती है इनमें भाई कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप कितना ही चेंज कर दो इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस ये वाली बात करती है।
कि कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका आईवी और डीवी में, आईवी एंड डीवी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी। ओके, जैसे कैफीन हैज़ नो इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, जो आपका कैफीन है उसका हार्ट रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉफ़ी है, कुछ भी कैफीन है, तो ये आईवी एंड डीवी, तो जो हार्ट रेट है वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी डीवी। आईवी क्या हो गई, कैफीन। कैफीन को आप ज़्यादा कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, कम कर दो, कुछ भी मैनिपुलेट कर दो, डीवी हार्ट रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई प्रभाव, नो रिलेशन। यहाँ नो आ गया, नो इफेक्ट, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात करती है नल हाइपोथेसिस। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि दिस प्रोसेस दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, कि नहीं भाई आईवी और डीवी के अंदर रिलेशनशिप तो है, हम आईवी में कुछ चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो डीवी में फ़र्क दिखेगा। ये बात करती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दो ही हाइपोथेसिस है और दो ही बातें की गई है। नल ये कहता है कोई रिलेशन नहीं है आईवी डीवी में, मतलब वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, और अल्टरनेटिव कहती है भाई रिलेशनशिप तो है। तो ये ही दो चीज़ याद रखनी है आपको। तो कैफीन जितना कंज्यूम करोगे वो आपकी हार्ट रेट को उतना बढ़ाएगा, मतलब कैफीन ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब रिलेशनशिप तो है। तो यही बात कही है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। जब हमने दो तरह की हाइपोथेसिस पढ़ ली तो अब इनको टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे, हाउ इज़ अ हाइपोथेसिस टेस्टेड, कोई हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, जब भी बात करते हैं हम इसे टेस्ट करने की, इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये नहीं है कि बस आए गए और टेस्ट हो गई, नहीं, ये एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिस्टमैटिक है, हर चीज़ एकदम, हर एक नंबर एक सिस्टम के बाद होती है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है, इसीलिए सिस्टमैटिक प्रोसेस डिज़ाइन टू मिनिमाइज बायस और इंश्योर करता है, इसमें मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जब आप टेस्ट कर रहे हो न्यूट्रल होके करना है आपको टेस्ट, आपकी बायसेस को मिनिमाइज करो, कम करो, और किस चीज़ को सुनिश्चित करो, दैट द रिजल्ट आर रिलायबल, जो रिजल्ट है वो हर बार के लिए रिलायबल रहे, कंसिस्टेंट रहे, एक जैसे रहें, ये चीज़ टेस्टिंग में आपको इंश्योर करनी है। दिस प्रोसेस जनरली फॉलोज दीज स्टेप्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये स्टेप्स को जो है फॉलो करती है। क्या क्या, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, हमें वेरिएबल्स को तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, कौन से वेरिएबल्स के ऊपर हमें टेस्ट करना है। तो मैंने आपको दो वेरिएबल्स तो बता दिए, एवी एंड डीवी। ओके, दिस इज एवी एंड दिस इज डीवी, दो वेरिएबल है। बिफोर टेस्टिंग बिगिंस यू मस्ट डिफाइन योर वेरिएबल्स, पहले हमें अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेना है, तब हम अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है भी या नहीं। तो पहले हम अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, वेरीफाइंग द वेरिएबल्स, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। सबसे पहला वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। द फैक्टर यू चेंज, मतलब जिसे आप, ऐसा वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने बताया था हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, चेंज कर सकते हैं। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर हो गया हमारा, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वाटर इज आईवी, ये याद रखेंगे हम। देन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द फैक्टर यू मेज़र, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो या मेज़र करते हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लांट की ग्रोथ हो गई। ओके, प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, फैक्टर्स केप्ट कंस्टेंट टू एंश्योर द टेस्ट इज़ फेयर, वो फैक्टर जो कांस्टेंट रहते हैं ये देखने के लिए कि आपका जो टेस्ट है वो फेयर है कि नहीं है, कंट्रोल करते हैं ये चीज़ें। कंट्रोल वेरिएबल्स होती है सॉइल के टाइप्स, पॉट की साइज़ और टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपकी रिसर्च को वो फैक्टर जो कॉन्स्टेंटली मतलब फेयर है या नहीं वो सब देखते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। तो तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, आईवी, डीवी एंड कंट्रोल। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर कैसे होता है, कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट को। अ वेल डिज़ाइंड टेस्ट, जो आपका बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ टेस्ट होता है, इन्वॉल्व्स अ कंट्रोल ग्रुप।
अच्छी टेस्ट होती है ना, अगर जो भी बहुत वेल डिज़ाइन, पूरा इसे अच्छे से डिज़ाइन करके जो टेस्ट करते हैं, वो क्या इन्वॉल्व करता है, कंट्रोल ग्रुप रखता है अपने अंदर एंड एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दो तरह के ग्रुप होते हैं देखिए, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दो तरह के ग्रुप होते हैं डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट में, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स नो ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप है ना, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, नो ट्रीटमेंट। ये याद रखने वाली बात है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो वो बेस लाइन है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि बिना ट्रीटमेंट मिले भी इसका क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर, है ना। तो कंट्रोल, इससे पता चलेगा ना कि दूसरे वाले पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक को हमें बिना कोई एक्सपेरिमेंट के रखना पड़ता है, तो ये बेस लाइन होती है, इसीलिए कंट्रोल ग्रुप को बेस लाइन भी कहा जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसके ऊपर हम ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जो है रिसीव्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स जो होता है वो रिसीव करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, जिसके ऊपर हम बार बार कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके देखते रहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेज़र करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कंपेयरिंग द टू। अब इन दोनों को हमें आपस में कंपेयर करना है। जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, ओके, जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो यू कैन डिटरमाइन इफ द चेंज वॉज एक्चुअली कॉज्ड बाय योर इंटरवेंशन रेदर देन बाय चांस। तब आप ये पता कर सकते हैं कि जो चेंज आया है वो आपकी एक्सपेरिमेंट से आया है, आपके इंटरवेंशन से आया है, या फिर कोई यूं ही चांस से आ गया, कोई बिना मतलब के ही आ गया है। जब आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और आपके कंट्रोल ग्रुप में कोई चेंज आ रहा है तो आपको पता करना है कि इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेंज आपने मैनिपुलेशन से आया है आपके, या फिर कोई बाहरी फैक्टर से चेंज आया है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यही है हमारा डिज़ाइन करने का बहुत इजी तरीका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम कलेक्शन करेंगे डेटा का और मेथडोलॉजी का। दिस इज़ द डूइंग फेज। इसमें हम कुछ करते हैं, करना है, हमें क्या करना है। साइंटिस्ट यूज़ वेरियस मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। अब जैसे जैसे फील्ड में होता है, डिपेंड करता है, साइंटिस्ट यूज करते हैं, कौन कौन से तरीके करते हैं यूज। एक्सपेरिमेंटल के साथ वो क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे वेरिएबल्स को लैब में। आईवी को बार बार मैनिपुलेट करते रहेंगे और इसका प्रभाव किस पे देखेंगे, डीवी पर। पता चलता रहेगा उनको कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल मीन्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स इन अ लैब। ओके, ऑब्जर्वेशनल मतलब वॉचिंग सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल विदाउट इंटरफेरेंस। ऑब्जर्व करना खाली। डीवी है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे दूर से, उसके अंदर जाके हस्तक्षेप करके कुछ ऊपर से या अंदर से कुछ नहीं करेंगे, बस कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इन्वायरमेंट के साथ ही उसको नेचुरली ऑब्जर्व करना, ये होता है ऑब्जर्वेशनल। एंड देन आता है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल मतलब एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स टू फाइंड को रिलेशंस। जो आपके पास डेटा है ऑलरेडी, उसके अंदर आप आईवी और डीवी के को रिलेशंस को चेक कर रहे हो, तो ये स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल होता है। इसमें आप एनालाइज करते हो, जो डेटा सेट आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको ही चेक करते रहते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है और मैथमेटिकल है, इसमें यूज होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इसमें क्या कहा गया है, वंस डेटा इज गैदर्ड, जितना भी डेटा है सारा आप गैदर कर लेते हो, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। इट इज़ एनालाइज्ड यूजिंग मैथमेटिक्स। अब इसका एनालाइज करते हो आप, इसको देखते हो, एनालाइज टू सी इफ़ द रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और ये ज़रूरी भी होता है ये चेक करने के लिए, क्योंकि आपकी रिसर्च क्या है, साइंटिफिक मेथड से है, तो साइंटिफिक मेथड ऑलवेज यूज। तो हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट भी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकली भी होनी चाहिए, तो ये इसमें देखा जाता है। दिस डिटरमाइन, ये निश्चित करती है, वेदर द रिजल्ट्स हैपेंड बिकॉज द वेरिएबल और जस्ट रैंडम लक, कि भाई ये जो चीज़ है, ये मैथ्स जो है ये प्रूफ कर देती है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो आपके एक्सपेरिमेंट से आया है या बाय चांस ही यूं ही आ गया है, मतलब तुक्के से आ गया है। हम कहते हैं ना बाय चांस यूं ही आ गया है, तुक्के से आपका रिजल्ट निकल के आ गया है, या वास्तव में उसके पीछे की जो स्टडी है वो वैलिड है। ये चेक करना होता है, डिटरमाइन करना होता है
कि रिजल्ट्स हैपेंड बिकॉज द वेरिएबल, कि वेरिएबल में हमने मैनिपुलेट करके देखा इसीलिए ऐसा हुआ, और जस्ट बाय रैंडम लक, या लक से हो गया, एकदम किस्मत के सहारे रिजल्ट निकल के आ गया। इन साइंस, जब हम साइंस की बात करते हैं, पी वैल्यू इज ऑफन यूज्ड। एक पी वैल्यू होती है, उसको हम यूज़ करते हैं, पी वैल्यू नाम याद रखेंगे, उसको हम साइंस में यूज़ करते हैं। इफ़ द पी वैल्यू इज़ लो, यूजली लेस देन 0.5, ये पी वैल्यू एक बेल डायग्राम ऐसा रहता है, यहाँ पी वैल्यूज़ रहती हैं। अगर ये पी वैल्यू जो होती है 0.5 से जो है कम होती है, लेस होती है, तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है, जो H1 होती है, वो सिलेक्ट हो जाती है। ओके, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक हम ना बेल डायग्राम बनाते हैं, ऐसा इस तरह का रहता है वो, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है ऐसे ही, या अब एक बेस लाइन देते हैं, दिस इज द बेस लाइन। ओके, और पी लाइन के लिए हम ये वाला साइड रखते हैं, ये टच नहीं करता है कभी भी, ये याद रखना है। बहुत सारे बुक्स वगैरह में तो ऐसे इसको टच करवा देते हैं, तो ये टच नहीं करता है। ओके, अब हमें ये देखना है, हमारी ये पी वैल्यू यहाँ रहती है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी पी वैल्यू है, यहाँ से इसके बाद से 0.5 रहता है, इधर भी 0.5 रहता है, इधर इस साइड भी। ओके, तो हमें ये देखना है, ये कभी टच नहीं करता है, ठीक है। हमें ये देखना है अगर हमारी पी वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, मैथमेटिक्स है ना, तो पी वैल्यू अगर इस बेल डायग्राम से, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से इधर आती है और कहीं यहाँ पर रिलाई कर रही है, हमारी पी वैल्यू 0.5 से ऊपर आ रही है और यहाँ पर रिलाई कर रही है, और इधर से भी इधर रिलाई कर रही है, तो भाई बहुत खतरा रहता है। तो हम जो है हमारी नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना मतलब, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो गलत था ना, तो उसको रिजेक्ट नहीं करना, इसका मतलब क्या, उसे एक्सेप्ट करना, तो फिर हमारा एरर आ जाएगा। तो एरर नहीं आने के लिए क्या होता है, जब हमारी वैल्यू पी वैल्यू 0.5 से कम होती है, मतलब इधर रिलाई करती है, इस साइड और इस साइड, तो ये कम है ना, इसका मतलब 0.5 से कम होने का मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस को हम आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी और हमारी रिसर्च वैलिड कहलाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से कवर करेंगे, अभी तो हमने जस्ट ऐसे ही समझा है। ओके, पी वैल्यू कितनी थी, लेस देन होनी चाहिए 0.05 से, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन द फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव। तो जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो द आउटकम ऑफ टेस्टिंग, तो टेस्टिंग का आउटकम क्या है, आफ्टर द टेस्ट के बाद हम आउटकम देखेंगे, द रिसर्चर रीचेज अ कंक्लूजन, जो रिसर्चर है वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस इज नेवर प्रूवन टू बी 100% ट्रू, क्योंकि हाइपोथेसिस को कहते हैं ना लोग, हम प्रूव कर देंगे 100%, ऐसा नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस कभी भी 100% प्रूव नहीं हो सकती है आपकी। इंस्टेड इट इज़ ईदर सपोर्टेड, वो सपोर्ट हो सकती है, द डेटा अलाइंस विद द प्रिडिक्शन, सपोर्ट आप कर सकते हो अपनी हाइपोथेसिस को, या आप उसको या तो सपोर्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, रिफ्यूट कर सकते हो। द डेटा कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द प्रिडिक्शन, जो आपने शुरुआत में अपनी प्रिडिक्शन लगाई थी और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आ रहा है उससे मेल नहीं खा रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, देन यू हैव टू रिजेक्ट योर हाइपोथेसिस। आपको अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहा है, उससे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। इसीलिए इफ़ अ हाइपोथेसिस इज रिफ्यूटेड, अगर हाइपोथेसिस जो होती है वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है, इजंट अ फेलियर, ये कोई फेलियर नहीं है कि भाई आपकी हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई, अब आप फेल हो गए, नहीं। इनफैक्ट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हैपन्स बिकॉज अ हाइपोथेसिस वॉज प्रूवन रॉन्ग। कभी कभी कोई दवाई काम नहीं करती है, तो पूरा टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं हाँ भाई ये सच में काम नहीं कर रही है, तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, आपको पता चला कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो फिर कोई नहीं जाएगा उस रास्ते से। तो वैसे ही अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूफ हुई है, तो भी बहुत सारी साइंटिफिक ऐसी रिसर्च निकल कर आई है।
ठीक है, जिससे हाइपोथेसिस के रॉन्ग प्रूव होने से भी बहुत चीज़ें निकल कर आई है। तो ये कोई फेलियर नहीं है। लीडिंग साइंटिस्ट टू आस्क न्यू क्वेश्चंस दे हैडंट कंसिडर्ड बिफोर। तो ये कभी कभी रॉन्ग हाइपोथेसिस साइंटिस्ट को और क्वेश्चंस के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता तो कुछ और होगा। तो यही था हाइपोथेसिस। वाई डज दिस मैटर? अब ये मैटर क्यों करती है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, वाई डज दिस मैटर? द रिगरस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिलाइंग ऑन कॉमन सेंस। जब हम एकदम रिगरस मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की, तो वो हमें बचाती है कि हम सिर्फ कॉमन सेंस या हमारे जो हमारे ख्याली पुलाव पर ना टिकें। हमें इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये हो सकता है, ऐसे इसकी बात ना करें। हम टेस्टिंग करके देखें, स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, रिगरस टेस्टिंग करके देखें, विच आर ऑफन रॉन्ग। जो इंट्यूशंस होते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट की हुई चीज़ गलत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज वंस कॉमन सेंस दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन लाइट वंस। ऐसा ना एक कॉमन सेंस है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी नीचे गिरते हैं ज़मीन पर, ना कि लाइट वन के कंपैरिजन में हैवी चीज़ें जल्दी गिरती है। ये कॉमन सेंस था। इट टुक टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, लेकिन इस चीज़ को इसमें हाइपोथेसिस के द्वारा इसे टेस्ट किया गया। फेमसली एट्रीब्यूटेड टू गैलीलियो, जो एक साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो ने टेस्ट किया टू प्रूव दैट इन अ वैक्यूम, कि भाई वैक्यूम के कारण ग्रेविटी एक्ट करती है मासेस इक्वली। ये साइंटिफिक रिसर्च है। ओके, तो इसकी वजह से उन्होंने प्रूफ करके दिखाया इस चीज़ को। तब हम कह सकते हैं हाँ भाई ये जो पहले जो कॉमन सेंस था वो यूं ही था, हवा में था, लेकिन बाद में इस चीज़ को साइंटिफिकली गैलीलियो ने प्रूफ करके दिखाया। तो यही होती है हाइपोथेसिस। स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे, फिर उसके ऑब्जर्व के बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस हमारी एक थ्योरी है, साइंटिफिक लॉ है। हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम किस पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन से, और कंक्लूजन से हमारी एक थ्योरी बिल्ड हो जाएगी। ओके, थ्योरी जैसे ही बिल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। वो फर्स्ट क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, थ्योरी बिल्ड होगी, जैसे ही साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। यही होता है साइंटिफिक रिसर्च। थ्योरी और हाइपोथेसिस में अंतर होता है, बहुत ज़रूरी है। हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं होती है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसे हम टेस्ट करके थ्योरी बना देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वो प्रूफ हो जाती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।